बच्चों, मैंने क्लास के अंदर जो चैप्टर 3 है वो स्टार्ट कर रखा है। जो चैप्टर 3 वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जहाँ पे अपन ने पीछे वाली क्लास के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट की थी। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड किया था और उसके बाद में स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन किया था। अब हमारी जो आज की क्लास होगी वो किससे रिलेटेड होगी? द हार्मोनल इफेक्ट ऑफ हार्मोनल ऑन द स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्मेटोजेनेसिस पे हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है। तो इस प्रोसेस के लिए अपन ये देखते हैं कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन। The brain is divided into the 3 parts, forebrain, midbrain और hindbrain। तो जो forebrain है उसके फिर 3 parts होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये क्या हाइपोथैलेमस है? हाइपोथैलेमस को, जो हाइपोथैलेमस है वो किस पे कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड पे कंट्रोल करती है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो दिस इज नोन एज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस क्या हो गया? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस है उसके जो हार्मोन्स होंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है, द हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस टू रेगुलेट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड मीन्स एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करेगा। और दिस हार्मोन इज, अब हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस को कंट्रोल करेगा, उस हार्मोन्स का क्या नाम होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये है उस हार्मोन का नाम, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको क्या कहेगा कि तू कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सिक्रेट कर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है टू सिक्रेट या टू फॉर्म्स हार्मोन्स। One is the LH hormone, luteinizing hormone, and the second is the follicle stimulating hormone. Gonadotropin hormone contain the 2 further hormones. One is the LH hormone, luteinizing hormone, and second is the follicle stimulating hormone. तो आपसे कोई पूछे LH हार्मोन है, follicle stimulating हार्मोन, ये किसके हार्मोन है? तो हम क्या कहेंगे? ये पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन है। और पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका एडिनोहाइपोफाइसिस है, वो इन हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। आपने अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टडी की है तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इस टाइप से है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एक वाला जो पार्ट है ये एडिनोहाइपोफाइसिस है, एडिनोहाइपोफाइसिस है। और ये वाला जो पार्ट है ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है उसे 6 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, 6 टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिनमें एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है जिसमें 2 है, एक लुटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है 2 हार्मोन को सिक्रेट करती है। वो जो 2 हार्मोन कौन कौन से आपने नाम सुना होगा? वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन और
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और डिलीवरी के समय यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। तो इनकी तो हमें बात ही नहीं करनी, बस वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम आ गया, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। हमारा मेन एम तो क्या था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस पे हार्मोनल इफेक्ट, हार्मोनल रेगुलेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस to activation of the adenohypophysis of the pituitary gland. This gland to secrete the gonadotropin hormone. Gonadotropin hormone are the two types. One is the luteinizing hormone और second is the follicle stimulating hormone. अब सुनो, ये दोनों हार्मोन है वो ब्लड में रिलीज होंगे और ब्लड इन हार्मोन्स को लेकर के कहाँ पहुंचेगा, टेस्टिस में पहुंचेगा। जैसे ये हार्मोन टेस्टिस में पहुंचेगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेट द लैडिंग सेल्स। टेस्टिस में जो लैडिंग सेल्स है उनको रेगुलेट करेगा और द लैडिंग सेल्स सीक्रेट द टू हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन। तो लैडिंग सेल्स का जो एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन जो हार्मोन्स है, ये एंड्रोजन जो हार्मोन है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स है उसको रेगुलेट करेगा और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या रिलीज कर देगी, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से क्या बन जाते, स्पर्म बन जाते, आपको पता है। इस टाइप से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है हार्मोन्स के थ्रू। लुटिनाइजिंग, देखो नहीं याद रहे तो ऐसे याद करना, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन और L लेडिंग सेल्स, L को मैच कर लेना। लेडिंग सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है। जो एंड्रोजन हार्मोन है वो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स है उसको एक्टिव करेगा। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में डिवीजन की प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी और डिवीजन की प्रोसेस क्रिएट होने से स्पर्मेटिड या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। एफएसएस जो हार्मोन्स है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट सर्टोली सेल, सर्टोली जो सेल्स है उनको एक्टिव करता है, एक्टिवेशंस करता है और सर्टोली सेल्स के एक्टिवेशन और फॉर्मेशन से जो इस उससे क्या रिलीज होंगे, न्यूट्रिशन रिलीज होगा, न्यूट्रेंट रिलीज होते हैं और ये जो न्यूट्रेंट होते हैं स्पर्म को क्या प्रोवाइड, इन जर्म सेल्स को, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये लीजिए, ये हार्मोनल इफेक्ट है। हार्मोनल इफेक्ट, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से क्या बना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बना, लुटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बने। लुटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसकी है, पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन्स है। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसका है, हाइपोथैलेमस का होता है। लुटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो टेस्टिस की लेडिंग सेल्स को क्रिएट करेगा। लेडिंग सेल्स एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करेगी, हालांकि साथ साथ में टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रेट होता रहता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड्रोजन जो हार्मोन्स है ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को एक्टिव करेंगे। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स से क्या रिलीज होते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है सर्टोली सेल्स पे फंक्शंस करेगा और सर्टोली जो सेल्स होती है वो जर्म जो सेल्स है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। दैट इज क्लियर ऑल इज ट्रू। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है। और सुनो, इन्हीं हार्मोन्स को अपन oogenesis में भी करेंगे, वहां इनके फंक्शंस अलग हो जाएंगे। मेल में जो LH हार्मोन है इसको ICHS हार्मोन भी बोलते हैं। मेल के अंदर, मेल में इसी हार्मोन को क्या बोलते हैं, ICHS हार्मोन भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लीडिंग सेल्स का तो दूसरा नाम होता है इंटेस्टाइनल सेल्स लीडिंग, ठीक है, उसी का ही नाम है ना दूसरा, इंटेस्टाइनल सेल्स
तो इंटेस्टाइनल सेल्स है उनको एक्टिव कर रहा है, लेडिंग सेल्स ही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ICHS हार्मोन भी बोलते हैं, ओनली मेल में। और यही दोनों हार्मोन फीमेल में भी होते हैं, बट वहाँ पे इनके फंक्शंस क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ तक सभी के क्लियर हो गए, आई होप। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। फिर उसके बाद में अपन स्पर्म की स्ट्रक्चर करें, ठीक है, हटा दूँ। चलो नेक्स्ट अपन, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड पेपर में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और कंपटीशन में तो मोस्टली पूछा ही जाता है। जैसे मान लो ऐसे पूछ लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, विच हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन हुआ, LH हार्मोन हुआ ना, क्योंकि LH हार्मोन लेडिंग सेल्स, फिर लेडिंग सेल से इस पर एंड्रोजन हार्मोन निकला। एंड्रोजन जो हार्मोन है वो किसका काम करेगा, एंड्रोजन हार्मोन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को एक्टिव करेगा, और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स फिर क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी। तो क्या पूछा था, पिट्यूटरी ग्लैंड का पूछा है ना, तो LH हार्मोन हो गया। और टेस्टिस का कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, तो एंड्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे पूछ ले कि विच हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ द सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स के लिए फिर कौन सा हो जाता है, FSH हार्मोन हो जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म या फिर इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। देखो जो स्पर्म है उनका फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हुआ था, स्पर्मेटिड बने थे, स्पर्मेटिड से स्पर्म बना लिए थे, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो गए थे, स्पर्मिएशन बोला था, क्या बोला था, स्पर्मिएशन बोला था हम लोगों ने। अब उसी स्पर्म की अपन एक स्ट्रक्चर करते हैं और एग्जाम में बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाओ, स्पर्म की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो। तो देखो जो स्पर्म है उसकी बॉडी, स्पर्म क्या है, मेल गैमिट है, मेल गैमिट्स होते हैं स्पर्म। जो स्पर्म है वो माइक्रोस्कोपिक है यानी यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, हैपेलोइड है, मूवेबल है, मूव कर सकते हैं, यही है ना। हैपेलोइड का मतलब इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं, और वो 23 क्रोमोसोम कैसे हैं, तो या तो 22 प्लस X है या फिर 22 प्लस Y है। ये सिचुएशंस है स्पर्म की। तो स्पर्म एक यूनिसेलर माइक्रोस्कोपिक है, मोटाइल्स है, इसमें हैपेलोइड फॉर्म प्रेजेंट होती है 22 प्लस X या 22 प्लस Y। जो स्पर्म की बॉडी डिवाइड इनटू द 3 पार्ट, हेड पार्ट, फिर है मिडल पार्ट एंड द टेल पार्ट, the sperm body divide into the 3 parts. So first of all we talk to the head. So in the head region to found a nucleus, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कहाँ, हेड थोड़ा छोटा बना देती हूँ डायग्राम है ना, ताकि आराम से नीचे तक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो स्पिंडल शेप बना दो है ना, ये स्पिंडल शेप क्या हो गया, न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप क्या है, न्यूक्लियस है। ह्यूमन की बात कर रही हूँ, ये स्पिंडल शेप क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अरे होंगे क्या, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो हैपेलोइड फॉर्म में 22 प्लस X या 22 प्लस Y की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये जो हेड रीजन है, इस हेड रीजन पे, ये जो हेड रीजन है यहाँ पे प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसकी कवरिंग प्रेजेंट है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट है हेड वाले रीजन पे। तो कंप्लीट ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद में अच्छा थोड़ा सा यहाँ से सही करो, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। फिर उसके बाद में अपन ये कहेंगे जो इसका हेड वाला रीजन है उस पे कैप लाइक फॉर्म प्रेजेंट होती है। हेड वाले रीजन पे एक कैप लाइक फॉर्म प्रेजेंट है। द हेड रीजन हैव ए कैप लाइक फॉर्म। दिस कैप लाइक फॉर्म इज नोन एज द एक्रोसोम। ये जो कैप लाइक फॉर्म है ये क्या है? एक्रोसोम है। कैप लाइक फॉर्म क्या होगी? एक्रोसोम होगी। ठीक है, कैप लाइक फॉर्म क्या बन गई? एक्रोसोम। थोड़ा बड़ा बना दूं या कैप लाइक फॉर्म को अलग दिखा दूं कलर से। ये हो गई कैप लाइक फॉर्म। और ये जो कैप लाइक फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये जो कैप लाइक फॉर्म जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम के अंदर मैनी एंड एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन है। बहुत सारे एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन प्रेजेंट होते हैं जिनकी नेचर एसिडिक है। जिनकी नेचर कैसे होती है? एसिडिक नेचर होती है। मैनी एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन प्रेजेंट है। द नेचर इज द एसिडिक नेचर। Anti-fertilizing hormones are the lysis form. Are the lysis create the enzyme is the lysis enzymes. Lysis enzymes. These enzymes are the 2 type of enzyme. Hyaluronidase enzyme. Hyaluronidase enzyme and second है कैथेफेन एंजाइम। ठीक है, कैथेफेन एंजाइम प्रेजेंट होते। सुनिए मेरी बात। द हेड रीजन ऑफ द स्पर्म टू कंटेन ए न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन द हैप्लोइड फॉर्म्स मीन्स 23 chromosomes. The head region has a cap-like form. This cap-like form is also known as the acrosome. Is also known as the acrosome. The acrosome formed by the Golgi body. Formed by the Golgi body. The acrosome contain protein nature anti-fertilizing hormone. Anti-fertilizing hormones. This hormone help in the fertilization. Dissolve the wall of ovum. 2 wall of the ovum, corona radiata and the zona pellucida. So this hormone या the protein nature anti fertilizing है। ये किस में इन्वॉल्व करते हैं? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन एंड द लाइसिस एंजाइम प्रेजेंट है। जो लाइसिस एंजाइम है वो 2 टाइप के, हाइलोयूरिडिनेज एंजाइम और कैथेफिन एंजाइम। ये दोनों ही क्या काम करते हैं? जो ओवम, देखो एंटी फर्टिलाइजिंग तो क्या करेगा? ओवम के साथ में स्पर्म को अटैच करवा देगा। ये ओवम है, जैसे मैं आपको अटैच करवा के दिखाऊं, ये जैसे ओवम है, ये ओवम है, तो स्पर्म का जो हेड है उसको यहाँ बस अटैच करवा देगा ऐसे। ये अटैच करवाने का काम तो किसने किया? एंटी फर्टिलाइजिंग ने किया। एंटी फर्टिलाइजिंग में जो हार्मोन्स है, हाइलोयूरिडिनेज हार्मोन और कैथेफेन्स हार्मोन्स जो होते हैं, ये ओवम की वॉल को डिजॉल्व करते हैं टू हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। दैट इज क्लियर टू द ऑल स्टूडेंट्स। नाउ वी टॉक the acrosome is made up by the Golgi body. When during the spermatid convert into the sperm, बात की थी ना, स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होता है? स्पर्म में कन्वर्ट होता है। उस समय हमने ये बात
की थी, तो वहां पर स्पर्मेटिड में जो गोल्जी बॉडी है वो किसका फॉर्मेशन करती है, इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है। फटाफट देख लो क्या क्या है, जल्दी से देखो। केटेफीन है ना, पी कर लेना, पीएच, केटेफीन पीएच, ये लो, ये दोनों नाम याद रखना। लाइसिस तोड़ने वाले एंजाइम है, लाइसिस का मतलब है, स्प्रम लाइसिस का मतलब ये तोड़ने वाले एंजाइम है। स्प्रम लाइसिन बोल दो, चाहे लाइजीन भी बोल सकते हो आप इनको, लाइजीन, स्प्रम लाइजीन, हाइलोयूरिडनेस और केटेफीन। दैट इज क्लियर यहाँ तक। चलो, तो यानी हेड की पूरी बात हो गई। हेड में आपको इतनी ही बात बतानी है। उसके बाद में सुनो, उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये हटाओ, यहाँ से हटा दो, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं मिडल रीजन की, कि कुछ यहाँ पर एक मिडल पार्ट प्रेजेंट है ऐसे, सॉरी नेक रीजन, ये पूरा क्या हो गया, हेड रीजन, ये तो हो गया हेड रीजन। फिर ये हो गया मिडल पार्ट, सॉरी नेक रीजन। और जो नेक रीजन है उससे जो नीचे वाला पोर्शंस होता है वो कौन सा होता है, वो पोर्शन जो कहलाता है वो मिडल पीस कहलाता है, मिडल रीजन कहलाता है। ये हो गया मिडल पार्ट, ये लो। अब सुनो, जो जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं उस समय जो ये मिडल पार्ट है, इस मिडल पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो जाएंगे। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक दूसरे से ऐसे जैसे फीता नहीं होता क्या, टेप, एक दूसरे से टेप के फॉर्म में जुड़े रहते हैं। एक बार देख लो तुम लोग फटाफट, कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक पूछ लो, ठीक है। जैसे रुको, एक बार ऐसे बना दो ताकि आपको ये, फिर इसको चौड़ा बनाओ, ये दिखाई नहीं देगा वरना अंदर वाली स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा ब्रॉडेड कर दो एक बार, रुको। हालांकि इतना ब्रॉडेड नहीं है, आपको भी पता है, बस मैं आपको समझाने के लिए इसको ब्रॉडेड कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ये लीजिए, ऐसे मैं इनको अरेंज कर दिया और इनको आपस में ऐसे जोड़ देती हूँ, जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो बीच बीच में यहाँ पर इस टाइप से अरेंज होंगे। वापस करके दिखाती हूँ, आराम से देखो कैसे करोगे। जैसे देखो ये पहले खाली है पूरा, अंदर वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको आप अरेंज कैसे करोगे। तो अरेंज करने के लिए मैं अलग पेन, रेड पेन काम में लेती हूँ ताकि आपको अरेंजमेंट है वो अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। देखो पहले अपन ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है, बना रही हूँ ना मैं ऐसे। अब यहाँ पे क्या लगा दो, ये है। अब ठीक है काम, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अब सुनो, ये जो, अच्छा यहाँ पर ये मिडल पीस, ये हो गया नेक रीजन, और यहाँ ये। अब आप क्या कहोगे, जो मिडल वाला पोर्शन है उस मिडल वाले पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं टेप लाइक फॉर्म बनाते हैं, टेप की तरह पाए जा रहे हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ जो प्रेजेंट है, ये एक टेप के फॉर्म में मिलेंगे, फीते की फॉर्म में मिलेंगे। तो द अरेंजमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडल पीस इज नॉन एज द नेरेनबर्ग, नेरेनबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, नेरेनबर्ग बोलते हैं। और जो ये वाला जो रीजन्स है, जो इसकी साइड वाली जो फॉर्म है, दिस इज नॉन एज द मैनचेट, इसे क्या बोलेंगे, मैनचेट रीजन बोलेंगे। ये लो, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट है वो नेरेनबर्ग हो गया। जो पेरीफ्री वाला जो रीजन है, पेरीफ्री वाला जो रीजन है वो मैनचेट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ दैट टेल,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, जो टेल रीजन अभी बनाएंगे उसको एटीपी प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एटीपी। जो ये मिडल पीस है, इसके मिडल पीस कहाँ खुलेगी फिर जाकर के, टेल रीजन में। यहाँ क्या आएगा, टेल रीजन। ये लो, ये टेल रीजन हो गया, ये हो गया टेल रीजन। अब देखो यहाँ पर एक रिंग प्रेजेंट है, ए रिंग फाउंड इन द मिडल पीस इज नॉन एज द जोहानसन रिंग। ये रिंग क्या करती है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द टेल रीजन, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द टेल रीजन। फिर अपना थर्ड पार्ट क्या हो जाता है, देखो पहला क्या हो गया, हेड हो गया। हेड से अपन ने क्या कर लिया, मिडल। मिडल में क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो मिडल वाला जो पार्ट है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट है उसको नेरेनबर्म बोला जाता है, और पेरिफेरी वाले रीजन को क्या बोलते हैं, मैनचेट बोलते हैं। इसमें एक रिंग प्रेजेंट है, जोहानसन रिंग प्रेजेंट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को टेल रीजन में प्रिवेंट करती है। देन नेक्स्ट इज द टेल रीजन। जो टेल रीजन है इसके चारों तरफ ये क्या बना दी मैंने, प्रोटोप्लाज्मिक सीथ बना दी। ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक सीथ बोलते हैं इसे, ठीक है। जो इनर वाला जो पार्ट है इसका, ये जो इनर के जो फॉर्म बनी हुई है ये अपने आप में क्या है, एक्सोनीमा या एक्सियल फिलामेंट। या टेल का ये एक्सोनीमा या एक्सियल फिलामेंट्स हो जाता है। जो एंड वाला पार्ट है उसे बोलते हैं एपिडेन। एपिडेन, ये तीन बातें ध्यान में रखना टेल वाले रीजन के अंदर। फटाफट देख लो टेल वाला रीजन, फिर और बता दूँ आगे, जल्दी से देखो फिर और बताओ। ठीक है, क्या क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्मिक सीथ हो गया बाहर वाला, इनर जो थ्रेड लाइक फॉर्म है एक्सोनिम, ठीक है, जो किसकी, हाँ। फिर टेल वाला रीजन का ओरिजिन किससे होता है आपको पता है, डिस्टल सेंट्रियोल करती है। टेल वाले रीजन का फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गेनल करता है, डिस्टल जो सेंट्रियोल है वो करती है। एक्सोनिम, NE आएगा एक्सोनिम, ठीक है। एंडीपिस, ये लो। अब क्या कहोगे टेल के बारे में, डिस्टल सेंट्रियोल इसका फॉर्मेशंस करती है। जो टेल है इसकी जो आउटर कवरिंग है, दिस इज द प्रोटोप्लाज्मिक सीथ, द इनर पोर्शन इज नोन एज द एक्सोनिम, द एंड पोर्शन इज नोन एज द एंडीपिस। जो टेल वाला रीजन है, इट प्रोवाइड द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म इन द सेमिनल फ्लूइड। सीमेन के अंदर जो स्पर्म मूव करते हैं उनको मूव कौन करवाती है, ये टेल ही करवाती है मूव, और सबसे लंबा पार्ट होता है टेल इसका। जो टेल वाला जो रीजन होता है इसका ओरिजिन किससे हुआ है, डिस्टल सेंट्रियोल ऑर्गेनल से हुआ है। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनल होता है जिसमें 2 सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो तो क्या करेगी, सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाएगी कि जब फ्यूजन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में जो डिवीजन होगा उस समय स्पिंडल फाइबर कौन बनाती है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही बनाती है। जो डिस्टल है उसने टेल का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया है। जो टेल रीजन है इसको एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है, और ये मूवमेंट में हेल्प करती है। टेल किस में हेल्प करती है, मूवमेंट में। ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है ये एक्सोनिम या फिर एक्सियल फिलामेंट्स है, और अगर फिलामेंट है तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 फ्लेजिला के जैसा। फ्लेजिला के जैसे माइक्रो, फ्लेजिला में जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है वो 9 पेरिफ्री पे होती है, 2 बिटवीन होती है, बीच में होती है।
सेम यही कंडीशंस टेल में भी होती है। तो ये डायग्राम किसका किया अपन ने, स्पर्म की स्ट्रक्चर, और एग्जाम में बेखूफी पूछी जाती है, पूछी भी गई है, पूछी भी जाएगी, ये ध्यान रखना। ये बात सुनो तो, स्पर्म में फर्स्ट क्या है, हेड रीजन है, हेड है, उसमें न्यूक्लियस हैपेलॉइड है, हेड पर एक कैप बनी है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, जिसमें एंटी फर्टिलाइजिंग एसिडिक एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होते हैं। इसमें लाइजिन एंजाइम पाए जाते हैं। उन लाइजिन एंजाइम में एक का नाम क्या है, हाइलोयूरिडिनेस और केथेफिन। ये दो हार्मो एंजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये ओवम की वॉल को डिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के समय। अगर ये नहीं होंगे ना, अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज्ड नहीं कर पाएगा, ये ध्यान में रखना। अगर ये एंजाइम नहीं हो तो, अगर मान लो ऐसे पूछ लिया जाए कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है उस समय गोल्जी बॉडी रिलीज हो जाए। कहा था ना कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो बहुत सारे सब्सटेंस वो रिलीज हो जाते हैं। उन सब्सटेंस में से कौन रिलीज हो जाए, अगर गोल्जी बॉडी रिलीज हो जाए तो क्या होगा, एक्रोसोम्स नहीं बनेगा। जब एक्रोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एंजाइम्स, डिजॉल्विंग एंजाइम्स नहीं होंगे, और जब डिजॉल्विंग एंजाइम्स नहीं होंगे तो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ओवम की जो दोनों वॉल है, जोना पेलुसिडा, क्रोना रेडिएटा, उनको ब्रेकअप करने के लिए क्या चाहिए, ये एंजाइम चाहिए। तभी तो ये जो न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज्ड होगा, तभी तो इसके जो क्रोमोसोम्स है वो ओवम के क्रोमोसोम्स के साथ में फ्यूज्ड होंगे ना, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। इतनी बात। फिर नेक रीजन से मिडल रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको नेरेनबर्ग बोलते हैं। जो पेरीफ्री वाला रीजन उसको मैनचेट बोलते हैं। जो मिडल वाला पार्ट है उसमें जेंसन रिंग प्रेजेंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया को टेल रीजन में आने से रोकती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो टेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है फॉर द मूवमेंट के लिए। टेल लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। टेल की जो आउटर वॉल है प्रोटोप्लाज्मिक सीट है, इनर एक्सोनिन है, उसके 9+2 का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, और ये स्पर्म को सेमिनल फ्लूइड्स के अंदर मूवमेंट करवाती है। 2 बार रिपीट कर दिया मैंने, डायग्राम आपके सामने बना भी दिए, अच्छे से पढ़ लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, जिन बच्चों ने अभी तक पीछे वाली क्लास नहीं लगाई है वो पीछे वाली क्लास लगा ले, वरना आज मैंने क्या बताया कुछ भी नहीं समझ में। मैंने कहा स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा, तो जिनको ये नहीं पता स्पर्मेटिड क्या होते हैं तो उनको ये भी नहीं पता कि गोल्जी का क्या काम था वहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना। तो पहले पीछे की क्लासें देखा करो, फिर आगे की क्लास देखा करो। तुम लोग 5 दिन क्लास के स्ट्रक्चर कंप्लीट देख ले। अब सुनो मेरी बात कि जब स्पर्मिएशन हुआ, स्पर्मिएशन के समय 200-300 मिलियन जो स्पर्म्स है उनको रिलीज किया जाता है। इतने स्पर्म को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। 200 से 300 मिलियन है, इनको रिलीज करते हैं। कुछ में आपको 400 मिलियन भी देखने को मिल जाएगा, बट अपन 200 से 300 अप्रॉक्सीमेटली, है ना, अप्रॉक्सीमेटली मान के रिलीज करते हैं। अब इनमें से 60%, इनमें से जो 60% है वो होते हैं नॉर्मल स्पर्म, नॉर्मल साइज के, नॉर्मल मूवमेंट करने वाले, नॉर्मल साइज नॉर्मल मूवमेंट करने वाले स्पर्म होते हैं। और 40% कैसे होते हैं, फास्टली से मूव करते हैं, फास्टली मूव करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखोगे। स्पर्म फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है 74 डेज में चलती है, 74 डेज की होती है स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है। ये आप ध्यान में रखोगे सभी बच्चे। तो ये बात और ऐड करनी है आपको आपकी स्पर्म की स्ट्रक्चर में। तो ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।